नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में अगर हम बात करें तो निचले स्तरों से बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है और निफ्टी करीब 125 अंक रिकवर कर 24,300 के फिर से पास है। हल्की सी गिरावट पर कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो 500 अंकों की कमजोरी अभी भी है और उसकी वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर 4.25% नीचे है। ऑपरेशनल जो अपडेट्स दिए हैं Q1 की वो कमजोर रहे हैं और इसके चलते शेयर पर दबाव बन रहा है। अगर हम परसों के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो तकरीबन 125 रुपए से ज्यादा टूट गया है। 8% के आसपास की गिरावट है परसों के ऊपरी स्तर से एचडीएफसी बैंक के शेयर में। क्या यह मौका है, ये समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। और मिड कैप स्पेस में क्या कुछ एक्शन हो रहा है इसके बारे में भी हम जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरों में देख लेते हैं कि मिड कैप मसाला में मिड कैप स्पेस की हाइलाइट्स क्या है। आपके सामने ये 3 तस्वीरें रखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि रेमंड का शेयर 17% आपको ऊपर दिखेगा। बेहतरीन तेजी वैसे भी शेयर ने दिखाया है। रेमंड रियल्टी, काफी समय से ये चर्चा हो रही थी कि इसका जो रियल एस्टेट वाला जो कारोबार है वो अलग कब होगा, क्योंकि वो साइज में काफी बड़ा हो गया था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि रेमंड के कुल कारोबार का तकरीबन 24% आय के लिहाज से रेमंड रियल्टी हो गया था और इसके चलते उसको कंपनी ने अला किया है। अब यहां से हम वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए दिखेंगे। हालांकि रेमंड का शेयर चला काफी बहुत है, लेकिन एक्सपर्ट्स से बातचीत कर रहे थे, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी उतना ज्यादा हीटअप नहीं हुआ है रेमंड का शेयर। हालांकि आज कमाल की तेजी 17-18%, मतलब उम्मीद से ज्यादा ये शेयर चला है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट से रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी से इनको मिला है 572 करोड़ रुपए का ऑर्डर। लगातार बढ़िया ऑर्डर मिला है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और ये शेयर चल रहा है। इरकॉन में आज तेजी है और इरकॉन के साथ साथ बाकी के भी अगर आप रेलवे शेयर देखेंगे तो आरवीएनएल, रेलटेल, राइट्स, ये कुछ शेयर्स हैं रेलवे की जहां पर आज बढ़िया जोश है। नए ऑर्डर से ये शेयर चल रहे हैं और बेहतरीन मजबूती रेलवे स्पेस में और रेलवे के साथ साथ डिफेंस में, बाकी सरकारी कंपनीज में, इंफ्रा वाली कंपनीज में, सरकारी जो भी कंपनीज हैं वहां पर भी आज हम अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आज बाजार की जो नजर है वो एक बड़ी खास चीज पर है। वो ये है कि आज बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने जा रही है। जी हां, फर्स्ट सीएनजी बाइक होगी। 125 से 150 सीसी की कैटेगरी में ये लॉन्च होने जा रहा है। इस इवेंट पर हमारी खास नजर होगी, वहां से आपके लिए हम विस्तृत कवरेज भी लेकर आएंगे और इसमें नितिन गडकरी वहां पर मौजूद होंगे इस बाइक को लॉन्च करने के लिए। लॉन्च के इवेंट से हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, निश्चित तौर पर बहुत उत्साह होगा। आज कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन है। उसके पहले हमने सीएनजी की बाइक नहीं देखी है, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन बजाज ऑटो ने ये किया है। आप बताइए कि डिटेल्स क्या हैं इस बाइक के, किस सेगमेंट में ये प्लेस्ड होगी, प्राइसिंग क्या होगी और कितने फ्यूल एफिशिएंट होगी अगर हम पेट्रोल वेरिएंट से तुलना करें तो। जी हाँ, आज हम आ गए हैं बजाज ऑटो की पुणे फैसिलिटी में, जहां पे विश्व की सबसे पहली सीएनजी बाइक का लॉन्च होने वाला है। ढेर सारी एक्साइटमेंट इस लॉन्च को पहले से ही है और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ऑलरेडी आ चुके हैं और उन्होंने इस पूरी फैसिलिटी का जायजा भी लिया है। और बजाज ऑटो के एक 3 व्हीलर में बैठ के उन्होंने सारी डिफरेंट वर्टिकल्स पे जाके उन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से फिलहाल काम चल रहा है। एक पूरी फैसिलिटी का राउंड लिया है और यहाँ पे हम उनके एड्रेस को भी सुनेंगे। पर इस बाइक की अगर हम बात करें तो जी हाँ, काफी सारा एक्साइटमेंट ऑलरेडी है और लॉन्च से पहले इसका नाम भी रिवील हो चुका है, जहां पे फ्रीडम 125 ये कहलाएगी ये बाइक। और साथ ही 125 से हम ये समझ सकते हैं कि 125 सीसी सेगमेंट की होगी बाइक ये, या तो फिर उससे थोड़ी नीचे, क्योंकि हम बता भी रहे थे हमारे दर्शकों को कि 100 to 125 सीसी इसके बीच में ही बजाज ऑटो अपनी पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च करता हुआ दिखेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि डिफरेंट वेरिएंट्स में ये बाइक लॉन्च हो सकती है। अब बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे सीएनजी का तो फ्यूल टैंक होगा ही, पर साथ ही साथ अगर आप कभी फंस जाएं तो एक स्मॉल पेट्रोल टैंक भी बजाज ऑटो जो है आपको देगा। इसकी कीमत बताई जा रही है 90,000 से 95,000 के बीच में। तो सभी आईज हैं बजाज ऑटो के इस अपकमिंग लॉन्च में। 1 बजे इवेंट स्टार्ट होगा, उससे जुड़ी डिटेल्स हम पल दर पल आपके साथ आपके लिए लाते रहेंगे।
बिल्कुल सृष्टि, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे और अपडेट्स वहाँ से लेंगे कि क्या लॉन्च को लेकर क्या हालचाल है और कुछ और क्या कुछ हो रहा है इवेंट में। लेकिन नाम देखिए इसका रिवील हो गया है, कीमत भी उम्मीद है कि 90,000 रुपये के आसपास होगी। लेकिन फ्रीडम 125 फ्रीडम नाम होगा इस बाइक का। अच्छा, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, एलएमएल की बाइक हुआ करती थी, एलएमएल फ्रीडम के नाम से ही। तो भले ही कंपनी अलग है, लेकिन ये नाम फिर से टू व्हीलर स्पेस में फिर से लौट के आ रहा है बजाज की तरफ से। तो ये सीएनजी बाइक होगी। शेयर की बात करें, आज 9,500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य अरोड़ा, मिड कैप मसाला में आपको मिड कैप स्पेस की पूरी हलचल से वाकिफ कराने के लिए, अपने ट्रेड बताने के लिए और बाजार में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी गाइड करने के लिए। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका। बाजार पर सवाल है, उसके पहले एक बार एक सवाल आपसे बजाज ऑटो के शेयर पर। देखिए, एक यूनिक ऑफरिंग है बजाज ऑटो, कहीं ना कहीं एक अगर हम टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो थोड़े डिसरप्शन के लिए जानी जाती है। ट्रायम्फ उन्होंने लॉन्च किया, उसके पहले हमने देखा था कि डोमिनर लेकर आई थी, आपको याद होगा ड्यूक को भी ये कंपनी ही बेचती है। आप बताइए आदित्य, शेयर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसके चार्ट्स आपको संकेत दे रहे हैं कि 10,000 का भाव जल्दी ही है और उसके बाद भी हम तेजी देखेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बजाज एक ट्रेंड सेटर रहा है। शुरुआत करी थी बजाज ने पल्सर से, जो काफ़ी पॉपुलर हुई बहुत साल पहले। फिर आप अभी नई बाइक्स की बात करें, ड्यूक हो गई और काफ़ी सारी अलग बाइक्स हो गई। तो एक क्रूज़र कैटेगरी हो गई जहाँ पे रॉयल एनफील्ड रूल करता है, और दूसरी मॉडर्न बाइक्स हो गई जहाँ पे बजाज का एक अपना दबदबा है। बट स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने ये सारी अच्छी खबरों को अच्छे से डिस्काउंट कर रखा है, क्योंकि आज देखें तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। अभी 0.6% स्टॉक ऊपर है। तो आई थिंक थोड़ा-सा समय देना चाहिए स्टॉक को, कैसे रिएक्ट करता है ये इस न्यूज़ पे, थोड़ा अंडरस्टैंड करता है कि लॉन्च कैसा रहेगा, नंबर्स कैसे रहेंगे एटसेट्रा। बट चार्टिकली अगर हम देखें तो अभी स्टॉक कंसोलिडेशन में है, तो थोड़ा-सा वेट करें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। ठीक है, बजाज ऑटो के लिए ये रणनीति। आदित्य, एक बार जरा इंडेक्स पर व्यू दीजिए। रिकवरी अच्छी है, मतलब कि एचडीएफसी बैंक के फॉल के बावजूद अगर हम देखेंगे 24,300 के आसपास ही जाकर कारोबार कर रहा है निफ्टी। और आज सपोर्ट हम देख रहे हैं कि रिलायंस से बढ़िया सपोर्ट है, इसके अलावा एलएनटी से अच्छा सपोर्ट है, एचयूएल से बढ़िया सपोर्ट है, एसबीआई से अच्छा सपोर्ट है। तो एचडीएफसी बैंक अगर हम छोड़ दें एक साइड में, तो बाकी सारे स्टॉक्स कोशिश कर रहे हैं बाजार को ऊपर ले जाने की। क्या पुलबैक के लिए ट्रेड करें? यहां से अब जो 3 घंटे के आसपास समय बचा है, उसमें क्या करना चाहिए बताइए? 3 घंटे का ट्रेड निफ्टी का क्या होगा यहां से? देखिए, बहुत शानदार रिकवरी बिल्कुल है और रिलायंस का अप ट्रेंड अच्छा बना हुआ है, और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने आज अच्छी नई रैली चालू करी है, शायद ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो बिल्कुल मेरा बायस न्यूट्रल से तेजी की तरफ रहेगा, मंदी की तरफ नहीं रहेगा। अनटिल एंड अनलेस निफ्टी आज का जो लो है निफ्टी फ्यूचर्स में 24,200 नहीं ब्रेक करता है, तब तक मेरा बायस न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा। आज शाम को जॉब्स डेटा भी आने वाला है यूएसए में, तो अगर वहाँ से अगर थोड़ी कमज़ोरी मिली जॉब्स डेटा में, तो वो बाज़ार के लिए एक पॉज़िटिव संकेत रहेगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मोटा-मोटा देखें तो मैं बाज़ार पे बुलिश हूँ, और बाज़ार का टेक्सचर भी बुलिश है, क्योंकि लार्ज कैप्स में तेज़ी कायम है। तो तेज़ी बना के चलें, देखते हैं कि क्या होता है आगे। जी, बना के चलें। लेवल कुछ बताएंगे आदित्य आप? कोई देखिए लेवल ऊपर जिसके लिए तेजी करें, भले ही 25 बिल्कुल पॉइंट हो, भले ही 50 पॉइंट हो? बिल्कुल, नीचे की साइड मैंने बताया कि आज का जो मेन सपोर्ट है वो 24,200 से लेके 24,250, ये स्टॉप लॉस रहेगा। 24,200 स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो मैं अभी देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, वो देख रहा हूँ 24,500 से लेके 24,600। तो ये आज तेजी कितनी आती है वो देखना है, बट ओवरऑल 1-2 दिन 3 दिन का नजरिया बना है, तो मेरा 24,500 से 600 का टारगेट है। निफ्टी की रणनीति हो गई।
आदित्य, ये काम कीजिए, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि मिड कैप स्पेस में आपकी स्टॉक पिक कौन सी है, कहाँ पर कमाई होगी? बिल्कुल देखिए, लार्ज कैप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अभी जिम्मेदारी मिड कैप और स्मॉल कैप पे है और वो अच्छे से निभा रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आज बैंकिंग में आपने बात करी कि दिग्गज एचडीएफसी बैंक अच्छा नहीं कर रहा है, बट स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस बैंकिंग एंड फाइनेंस में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है। तो मैंने चुना है आज फेडरल बैंक के ऊपर बहुत टाइम बाद बाय आया है। ये स्टॉक लाइमलाइट से निकल गया था, बट अब ट्रेंड काफी बेहतरीन है। तो फेडरल बैंक को बाय किया जा सकता है 185.37 में, और स्टॉप लॉस रहेगा 178 का, और टारगेट रहेंगे 194 से लेके 205 के। बैंक अच्छे मूव्स दिखा रहा है, 185 रुपए का भाव है, 2.5% की तेजी है, 194, 205 ये टारगेट हो गए। 178 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है फेडरल बैंक के शेयर में। कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स के बारे में जरा राय जान लेते हैं कि आपको करना क्या है, जो आज हमारे फोकस लिस्ट में भी है। रेमंड के बारे में जरा आदित्य आप व्यू दीजिए। वैसे तो न्यूज़ बड़ी है, रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें इसकी तो डिमर्जर की, तो 11 जुलाई तय हुई है। 17% ऊपर रेमंड का शेयर दिख रहा है, और अभी नहीं, अगर हम इस साल की भी देखें तो 1600 रुपए के भाव से लगातार चला है, यानी कि डबल तो हो गया ये। आप बताइए रेमंड में अब क्या करना है? देखिए, स्टॉक में बहुत शानदार तेजी तो है, बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से मोमेंटम को चेस करने वाला प्राइस नहीं है जहाँ पे आप प्रॉपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लंबी तेजी के लिए राइड कर सके। ऐसा कोई प्राइस पॉइंट टेक्निकली अभी मिल नहीं रहा है। स्टॉक थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे है, तो फ्रेश एंट्री सजेस्टेड नहीं है। अगर आप इसमें बने हुए हैं तो तेजी के लिए तो बने रहें। बस एक छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे आप 3120 का। अनटिल अनलेस स्टॉक उसके ऊपर है तब तक आप तेजी के लिए बने रहें। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अपना मुनाफा वसूली कर ले एक बार। ठीक है, रेमंड के लिए स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया आदित्य ने। आदित्य, क्विकली 1 मिनट में आपसे जवाब चाहेंगे दो शेयरों के बारे में। शिल्पा मेडिकेयर 16% ऊपर, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट ये भी करीब करीब 15% ऊपर। इसमें भी बने रहना है या फिर अब निकल जाएं, प्रॉफिट टेकिंग कर लें? देखिए, जो फार्मा सेक्टर है अभी उसमें एक नई जान लौटती दिख रही है, और काफी तेजी दिखा रहा है सेक्टर। शिल्पा मेडिक्योर मेरे को आप बताना पड़ेगा कि आपने बहुत बेहतरीन स्टॉक ढूंढा है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट स्टॉक है। इसका प्रीवियस स्विंग हाई 2021 में बना था 660 का। आज वो स्टॉक ब्रेक कर रहा है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐड नहीं किया है तो ऐड भी कर सकते हैं एट करंट लेवल ऑफ 674, और स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 574 का, और टारगेट रहेंगे 774 से लेके 799 के। ठीक है, 799 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। स्टॉप लॉसेस का आप ख्याल रखिएगा शिल्पा मेडिकेयर को लेकर। एक गौरव जवलकर जुड़ गए हैं मिडकैप का पूरा एक्शन लेकर। गौरव, बताइए खबरें क्या है और एक्शन कहाँ हो रहा है? जी हाँ, तो अगर आज हम मिड कैप की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है शेयर प्राइस में। और इसका मेन रीज़न ये है कि सेफी जो है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने प्रपोज किया है मर्जर करने के लिए 3 कंपनीज़ को। तो सबसे पहले आएगी RINL, उसके बाद फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, और इसी के बाद नगरनार स्टील लिमिटेड। इन 3 कंपनीज़ का ये जो मर्जर है वो सेल के साथ करने का प्रपोजल रखा है उनको। उनका मानना ये है कि कहीं पे मर्जर जो है वो एक नेशनल एसेट का एक मर्जर रहेगा इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो सेल में जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी उसके जगह पे कहीं पे नेशनल एसेट्स का एक मर्जर उन्होंने प्रपोज किया है। और इसी के चलते हुए अगर हम शेयर में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। उनका ये मेन रीज़न ये है कि कहीं पे एक्सपर्टीज जो है वो साथ में आएगी इसी के साथ साथ, और इसके लिए एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं सीमेंस की, क्योंकि सीमेंस की जो पेरेंट कंपनी है सीमेंस AG, उन्होंने ET में कहीं पे स्टेटमेंट दिए थे, और उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा मार्केट हो सकता है आगे जाके भी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो उनका मानना है कि कहीं पे डीप टेक पावर हाउस के रूप में इंडिया को वो देखते हैं आगे जाके। और इसका मानना, इसके आगे उनका ये भी मानना है कि कहीं पे
सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल सर्विसेज में भी 20% का ग्रोथ जो है इंडिया में देखने को मिल सकता है, इसीलिए वहाँ पर भी एक हमें ग्रोथ स्टोरी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं रैमको सीमेंट की, क्योंकि यहाँ पे एंटीक ने डाउनग्रेड किया था, रेटिंग जो है वो होल्ड पे और टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 840 रुपीज़ का रखा था। उनका मानना यह है कि कहीं पे जो साउथ में प्राइजेस है उसका प्रेशर बना रहेगा और आगे जाके वैल्यूएशन की भी बात करें तो कहीं पे रैमको सीमेंट में उनको कंफर्ट नहीं दिख रहा था और अगर हम शेयर में भी बात करें तो एक गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करें कोई मिड कैप गेनर्स की तो वहाँ पे RVNL, CG पावर, सुजलॉन ये कंपनीज पे हमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। और आखिर में अगर लूजर्स की भी बात करें तो कहीं पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया और KPIT टेक हो गया, यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आज के दिन में हमें देखने को मिली है। तो खबरों के दम पे मिड कैप में ये सब स्टॉक्स में हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि कहीं पे और ट्रैक्शन इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। ये पूरा का पूरा एक्शन और खबरें मिड कैप की। ऑप्शन में जरा कमाई आप कर लीजिए, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना अभी? देवांग भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी सर, बताइए। तो यहाँ पे बात करें सन फार्मा की। बताइए सर, बताइए रणनीति क्या है आपकी? ओवरऑल सन फार्मा की बात करें ऑप्शंस में, सन फार्मा के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, डेली चार्ट एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, हमें लगता है इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो सन फार्मा का जुलाई का 1550 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 19 रुपीज, टारगेट है 68। यहाँ पे जो मैक्स लॉस है वो 6300 का एंड मैक्स प्रॉफिट है 10850 का। ठीक है, सन फार्मा ऊपर है। कल भी हम देख रहे थे कि थोड़ा सा मोमेंटम में था ये। 1550 रुपए के आसपास के भाव हैं। 1550 वाली ही कॉल खरीदनी है 37 रुपए पर, लक्ष्य 68, स्टॉप लॉस 19 रुपए का। सन फार्मा में ये बेहतरीन ऑप्शन की रणनीति देवांग की तरफ से। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। और चलिए अब सीधे ये जानेंगे कि निवेश कहां पर करें, मिड कैप में कहां मौके बन रहे हैं। मिड कैप के महारथी को लेकर आएंगे। हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थोड़ी सी ना वक्त की कमी है, अफसोस भी है हमें, लेकिन बताइए आपका शेयर कौन सा है आज? देखिए, रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज को 895 के टारगेट के लिए 1 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। कंपनी कुछ समय पहले आईपीओ भी लेके आई थी। लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और सास बेस्ड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि होटल्स हुआ या फिर आपके एयरलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स, इन सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के नतीजे मजबूत है, ऑर्डर यहाँ पे काफी अच्छे हैं और कंपनी की गाइडेंस भी बहुत बढ़िया है रेवेन्यू के FY 25 को लेके। इन सभी के चलते एक ये स्टॉक पसंद आता है जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक पसंद आता है वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी है, बढ़िया नतीजे इस काउंटर पे हैं और इंडस्ट्री का टेलविंड बहुत सॉलिड है, जिसके चलते ये भी एक स्टॉक पे नजर बनाई जा सकती है। 14,230 के लक्ष्य के लिए 1 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए दूसरा स्टॉक वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर को भी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह है। दो शेयर आस्था जी की तरफ से, वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर और दूसरा शेयर है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये वो सेवाएं देती है और ट्रैवल कंपनीज उसमें काफ़ी सारी शामिल हैं। लक्ष्य 895 रुपये का, लक्ष्य 1 महीने का आपको लगा के चलना है। रेटगेन ट्रैवल में 14,300 के वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर के लिए ये दो शेयर आस्था जी की तरफ से। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आदित्य, आपका भी शुक्रिया करेंगे, वक्त की कमी है, फिर से मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। फिलहाल इस शो को यहाँ समाप्त करेंगे।